हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक और वीडियो लेकर आ गए हैं हमारे इस चैनल पे सीएचएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स से ये एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं। और ये एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसमें 3 बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये लंबाई आपको दिखाई दे रही है, इसको लंबाई कह देंगे। ये चौड़ाई हो जाएगी, इसको भी चौड़ाई कह देंगे। ये ऊंचाई हो जाएगी, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। अब ये जो तिरछा आ रहा है डॉट डॉट करके ना, ये इसका विकर्ण कहलाता है। और बस त्रिविमीय आकृति जैसे आपका कमरा होता है, बस आपको इसे इमेजिन करना है, देखना है। जैसे ईंट, संदूक, पुस्तक, माचिस, कमरा, बक्सा, ये सारी चीज़ें आपकी घनाभ होती हैं। और इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। अब अगर आप कॉपी भी देखेंगे, अपनी किताब भी देखेंगे, कमरा देखेंगे या फिर ईंट देखेंगे, तो उसमें 6 दीवारें होती हैं, मतलब कि 6 सतहें। ये सामने वाली, पीछे वाली, इधर, इधर से देखने पर, इधर से देखने पर, ऊपर से देखने पर, नीचे से, यानी आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, टोटल 6 चीज़ें हो गई हैं आपको इस ठोस घनाभ में। और यहाँ पे आपको सम्मुख पृष्ठ बराबर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने वाले, आगे पीछे वाले और ऊपर नीचे वाले। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपका कमरा सही से नहीं बना है। आगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। और इसके जो समांतर पृष्ठ हैं बराबर, उनके बारे में नाम लिखा गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके विकर्ण जो होते हैं वो टोटल कितने विकर्ण हो जाएंगे आपके पास इसमें, अगर हम इसमें देखिए कितने विकर्ण होंगे। तो एक तो ये खींचा गया है, अगर ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे तो दूसरा, इधर से खींचेंगे तीसरा, एच से बी को मिलाएंगे 4, तो टोटल 4 विकर्ण होते हैं। और ये विकर्ण जो होता है यही सबसे लंबी भुजा या फिर डंडी या फिर लग्गी या फिर लाठी या फिर बांस जो कमरे में रखा जा सकता है। ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे घन की, क्यूब, ठीक है, घाते 3 वाला जो काम होता है वही सेम चीज। ये क्या होता है, अब ये भी घनाभ के जैसा ही होता है, बस इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सारी वो क्वालिटी रखता है जो घनाभ रखता है। 6 सतह होती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, और भुजाएं, इसकी लंबाई सभी बराबर होती हैं। टोटल 6 सतहें होती हैं, सब आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पे घनाभ और घन घनाभ के रूप में आकृति यहाँ पे एक कमरे के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है और ये पूरा कमरा बना हुआ है। उसकी जो अलग अलग लेंथ दी गई है वो आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। घन देखेंगे, ये एक घन है, इनको जब मिला दिया जाए तो घनाभ बन जाएगा। ये भी घनाभ बना है। अब बात करेंगे बेलन की। बेलन क्या होता है, और जो रोटी बेलने के काम आता है वही सेम बेलन होता है। आपके पेन भी एक बेलन है। अब इसमें सतहें कितनी होती हैं, टोटल होती हैं 3 सतहें। अगर आप ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे, और ये जो ये है ये गोल सतह, इसको वक्र सतह कहते हैं, तो ये होती है। अब यहाँ पे हमने इसके तो आयतन वायतन के बारे में बात ही नहीं की, और शायद आयतन वायतन के बारे में बात आगे की जाए तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं दिया गया है। तो मैं आपको इन सब के डिटेल्स थोड़ा लिखवा देता हूँ। जैसे कि आयतन और क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं की है, जाने दीजिए। आपकी हाई स्कूल की किताब में है, आप वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन होंगे आप उनको कर लेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बेलन की। बेलन में टोटल आपको 3 सतहें हमने दिखा दी हैं, और जो आपके पास गोला होता है इसमें केवल एक सतह होती है और इसकी त्रिज्या होती है। इसमें ऊंचाई और त्रिज्या होती है बेलन में। तो बेलन हो गई, ये गोला हो गया। और कोई चीज, शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु इसे कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाती है, आधार की त्रिज्या होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। और बस शंकु में कुल 2 सतहें होती हैं, एक ही वक्र सतह होती है, एक नीचे वाली समतल सतह होती है, जो आपको इधर से देखने को मिलती हैं। और शंकु
यह एक ऐसा पिरामिड होता है जो जिसका आधार वृत्ताकार होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। जो पिरामिड होता है वो भी इसकी जैसा ही होता है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत प्यारा सा। तो गोले के बारे में आपको बता ही दिया। गोले में जो कुछ भी होता है, अर्धगोला जो होता है अपना, ये कहाँ पहुंच गया जी। तो बात कर रहे थे अर्धगोले की। तो अर्धगोला जो होता है वो गोले का आधा वाला हिस्सा होता है। इसके भी सेम वही त्रिज्याएं होती हैं और ये इसकी ऊंचाई काम करती है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई 2r के रूप में काम करती है, यहाँ पे r के रूप में अकेले काम करती है। तो अब इसमें जो भी फॉर्मूले होते हैं, मैं उसके लिए आपको एक PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें, सारी चीज़ों के बारे में पर मैं बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नहीं रखा है। कुछ यहाँ पे उदाहरण सहित हल दिए गए हैं, हल सहित उदाहरण दिए गए हैं। इनमें देखते हैं क्या दिया गया है कि किसी आकृति की घूर्णन कोण का मान 45 अंश है तो घूर्णन सममितियां की संख्या क्या होगी। यहाँ पे कह रहे हैं यदि कोई आकृति 45 अंश के घूर्णन तल पर घूमती है तो इसमें घूर्णन सममितियों की संख्या 1 से अधिक होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, सममिति या सिमेट्री, ये जो चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे पहले यही बताई जाती हैं। केजी वाली केजी नहीं, कक्षा 5 या 6 की किताब अगर आप उठाएंगे तो उसमें एक बटरफ्लाई बनाई रहती है ऐसे करके, और इससे सममित रेखा के बारे में पूछा जाता है। कैसे, कुछ ऐसे करके आपको बटरफ्लाई बना दी है और ये सममित रेखा अगर आप ऐसे खींचते हैं तो हमको पता चलता है कि बायां पक्ष और दायां और बायां दोनों एक दूसरे के समान है, इसको कहा जाता है सममित। अब यहाँ पे कितना है, पूरा 180 डिग्री है घुमाने पर, ठीक है। और अगर हम एक आयत लेते हैं, इसको हटाते हैं, एक आयत लेते हैं तो इसकी सममित आकृति कितनी है, 2। अगर देख रहे हैं 90 अंश का कोण बना रही है, क्योंकि एक सममित यहाँ पे मिल जाएगी, दूसरी सममित यहाँ पे मिल जाएगी। संभवतः यहाँ पे खींचने पर तब पर भी सममिति बनेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 45 अंश का मिल रहा है, तो इसमें कितनी सममितियाँ आकृति आपको खींचने को मिल जाएगी, तो 1 से अधिक हो रहा है, ठीक है, उस आकृति में। इस वजह से इसमें 1 से अधिक लिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित आकृतियों में से 1 से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति कौन सी है, तो 1 से अधिक घूर्णन रख सके तो यहाँ पे 1 काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। इधर वाले में ऐसे खींचेंगे नहीं काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा। संभवतः ये काम कर सकता है क्योंकि ऐसे खींचने पर एक दोनों बायां और दाएं बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो ये काम करेगा। यहाँ पे बायां और दायां काम नहीं कर रहा है, बराबर हो नहीं रहा है। ऐसे खींचने पर संभवतः मुश्किल है। यहाँ पे ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो 1 से अधिक क्या करें, 1 से अधिक घूर्णन वाली। तो यहाँ पे केवल पहली आकृति में नहीं है, 1 से अधिक आकृति, 1 से अधिक में, सभी आकृतियों में लगभग यहाँ पे सभी आकृतियों में काम कर रहा है। इसमें तो आपको बता ही दिया। अगर इसमें हम खींच देते हैं तो क्या ये सममित होती है, संभवतः होनी ही चाहिए, थोड़ी सी अजीब तरीके से, लेकिन सभी आकृतियों में ये हो रही हैं। अब यहाँ पे जो हल दिया गया है, उपरोक्त दी गई आकृतियाँ यह हमें 1 से अधिक घूर्णन सम्मति है। घूर्णन सम्मति मैंने आपको दिखा दी कि कैसे मतलब यहाँ पे समानता दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में रैखिक सममिति नहीं होगी, रैखिक सममिति नहीं होगी, देखेंगे। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो एच में अगर आप ऐसी लाइन खींचते हैं दोनों दाएं बाएं बराबर होगा, ऐसी लाइन खींचते हैं ऊपर नीचे वाला बराबर रहेगा। तो ओ में तो बराबर होता ही है, सी में वही काम करेगा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर, ऊपर नीचे वाला पक्ष बराबर। तो
इसको तो छोड़ देंगे, 2 ऑप्शन तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें रैखिक सममिति है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसमें नहीं है। अब ई में, अगर आप ऐसे लाइन खींचते हैं ऊपर नीचे वाला बराबर हो जाता है, तो इसमें भी है। जेड में नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लेकिन अपोजिट दिशा में है। सेम उसी दिशा में होता तो मान लीजिए ऐसे ऐसे होता तो ये काम करता, बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इस वजह से पहले ऑप्शन में सममिति नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कोई रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचे, तो 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड आप खींच सकते हैं। 60 अंश का कोण बनाना रेखा और पटरी और प्रकार की सहायता से बड़े आराम से खींच सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे पैमाना, प्रकार आदि ज्यामितीय उपकरणों की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वो बड़े बड़े सवाल, 90 अंश का कोण बनाइए। ये सारी चीज़ें बड़े आसान चीज़ें हैं और आप लगभग सभी चीज़ें जानते हैं। 45 अंश का कोण बनाना, और यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे चरण दिए गए इनको हल करने के। 75 अंश का कोण बनाना, ये सब दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्नमाला पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ बिना कॉपी पेन के प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो क्या कहलाता है? सरल वक्र कहलाता है। सबसे पहले बताया था 80 अंश का संपूरक क्या होता है? देखिए, संपूरक और कोटिपूरक। संपूरक जो होता है पूरा क्या होता है? 180 होता है, तो इसका संपूरक 100 बनेगा और इसका कोटिपूरक 90 बनेगा। इसका कोटिपूरक 10 बनेगा। ठीक है, तो संपूरक पूछा जा रहा है तो 100 बनेगा। आगे 50 का कोटिपूरक कितना होता है आप निकाल लेंगे। 60 का कोटिपूरक और संपूरक का अंतर दोनों पहले निकालेंगे। पहले 60 का संपूरक कितना होगा? 180 में घटाएंगे तो 120 मिलेगा, और कोटिपूरक जब 90 में घटाएंगे तो 30 मिलेगा। तो दोनों का अंतर कितना बनेगा वो आप निकाल लेंगे। आगे वाले में चलेंगे। खूंटे से बंधी बकरी चारों ओर अधिक से अधिक दूरी चलकर जो आकृति बनाती है वो वृत्ताकार आकृति होती है। सिंपल सी है, मैं यहाँ इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। एक सरल रेखा एक वृत्त की परिधि को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर छेद कर सकती है? तो एक वृत्त है, उसको एक सरल रेखा कितने बिंदुओं पे काट रही है? अधिक से अधिक आप देख सकते हैं। न्यूनतम कितना? देखिए, एक बिंदु पे काट सकती है, एक को बिंदु पे नहीं काटेंगे, 2 बिंदुओं पे काटेंगे। बस अधिक से अधिक 2 बिंदुओं पे परिच्छेद कर सकती है सरल रेखा। और यहाँ पे दिया गया त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु। त्रिभुज एबीसी बना दिया, यहाँ पे ये बीसी की भुजा का मध्य बिंदु उसके शीर्ष बिंदुओं एबीसी से समान दूरी पर है। ठीक है, यानी ये लंबाई बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है। इस प्रकार का त्रिभुज क्या हो सकता है? तो इस प्रकार का जो त्रिभुज हो सकता है, देखेंगे ये भुजा बराबर है, तो ऐसे में ये न्यून कोण संभवतः नहीं बन पाएगा। समकोण संभवतः हो सकता है और एक कोण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समकोण ज्यादा संभावना बनती है, समकोण की ज्यादा संभावना बन रही है, तो समकोण हो सकता है ये। तो अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे तीनों का योगफल कितना बनता है? 180 बनेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है। अब यहाँ पे 3 2 5 5 1 6, 6x बराबर 180। 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, तो कितना मिल रहा है? 30 अंश मिल रहा है। बहुत ही आराम से लगा सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स का मान हमको याद करना है। अब इसका याद करने के 2 तरीके होते हैं, पर आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बहिर्ष कोण, त्रिभुज के जो एक भुजा इसे बढ़ा दी जाए और दूसरे भुजा के साथ जो कोण बनता है, इसको बहिर्ष कोण कहते हैं, और ये सुदूर अंतः 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस वाले को छोड़ करके इन दोनों के योगफल के ये बराबर होता है।
तो आपको बस इतना से करना है कि 80 और 45 को जोड़ करके x के बराबर कर देना है। और यहाँ पे भी वही सेम काम चलने वाला है। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी जब वह 5 बजे से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। 3/4 घूर्णन यानी कि कहाँ रुकेगी? अब ये क्या कहना चाहते हैं कि मिनट की सुई कि घंटे की सुई? बड़ा सा कंफ्यूजन दे देते हैं। तो भैया यहाँ पे जो काम होगा 3/4 घूर्णन करना है। ये घड़ी है और 5 बजे हैं कुछ इस प्रकार से, और एक घूर्णन करेगी तो 5 पे आ जाएंगे, लेकिन 3/4 घूर्णन तो टोटल कितने बजते हैं? 12। गुणते क्या कर देंगे? 3/4 कर देते हैं। 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिक का 9 घंटे को पार करना है। 5 में 9 जोड़िए तो 9 और 5 जोड़ने पर हो गया 13। 9 5 14 हो गया है। और फिर से समझ लेते हैं बातों को। देखिए अपनी घड़ी कुछ ऐसे हो गई, 5 बज रहे हैं और ये टोटल जो होते हैं घंटे कितने होते हैं? 12। अगर वो घूर्णन करना चाहते हैं एक चक्कर मतलब 12 घंटे पूरा करना। 3/4 घूमना चाहते हैं तो 3/4 से गुणा किया, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिक का 9 घंटे बने हैं। 5 बज रहे हैं, 9 घंटे बाद कितना बचेगा? तो 5 से 1 घंटे 6 हो गया, 6 6 7, मतलब यहाँ पे 7 घंटे बीतेंगे तो 7 घंटे यहाँ से घटा देते हैं। कितना बचेगा भाई? 2 घंटे। 2 घंटे पार करेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगी? 2 बजे पे। तो 2 बज रहे होंगे। सवाल में थोड़ा सा अजीब सा फेर है, पर है जो है। अगले वाले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे जो भी सवाल है उसको आप पूरा पढ़िए। चलिए हम एक बार पढ़ के समझते हैं। जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं वाला बहुभुज है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। एक शीर्ष जो आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, आसन्न मतलब क्या होते हैं? चलिए थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। ऐसे शीर्ष, अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। एक चतुर्भुज ले लिया, आसन्न का मतलब ये दोनों नजदीक नजदीक। ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है उनको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। आगे है बहुभुज के सभी भुजाओं के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। नहीं, बहुभुज के सभी भुजाओं के अंत बिंदु नहीं, किनारे किनारे वाले बिंदु। किसी भी भुजा को लेंगे, अगर इस भुजा को ले रहे हैं तो इसके अंदर कितने भी बिंदु होंगे उनसे हमसे कोई मतलब नहीं होगा, किनारे वाले से मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन में क्या कहना चाहते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपको इसको खुद ही समझ लेना चाहिए, लेकिन चलो बता ही देते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं। अब लंब समद्विभाजक मिल रहे हैं तो ये हमें क्या बनेगा? लंब केंद्र बनेगा। जाहिर सी बात है, लंब मिला रहे हैं तो लंब बनेगा, लंब केंद्र बनेगा, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो रही है। बात यह है कि ये परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। लंब समद्विभाजक लंब केंद्र उन्हें कहा जाता है। जैसे कि थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। अब यहाँ पे भुजा पे सामने लंब डाल देते हैं, सामने वाले पे लंब डालते हैं तो इनको लंब केंद्र कहा जाता है। लेकिन जो लंब समद्विभाजक की बात आती है वैसे ही त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। लंब समद्विभाजक की बात आएगी, इसका लंब समद्विभाजक, ठीक है। सामने वाले शीर्ष से कोई मतलब नहीं, उसको 2 भागों में बांटने वाला होना चाहिए बस, ठीक है।
तो ये जो होते हैं लंबसम द्विभाजक, ये कहाँ पे मिलते हैं? तो इसको परिकेंद्र कहा जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो 14 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे आप इस सवाल को पढ़ेंगे, खुद करेंगे, और PDF तो आपको दे ही दिया गया है। और यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे ये दोनों समरूप हैं, इनमें कौन सा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसमें कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पे जो भुजाओं के वर्गों का योग वर्ग होता है, अनुपात होता है, वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये काम करेगा, बाकी नहीं काम करने वाले हैं। आगे इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? इसको खींचेंगे तो सममित बनेगा, इसको भी खींचेंगे तो सममित बनेगा, और इधर नहीं, इधर नहीं बनेगा। दो खींची जा सकती है संभवतः, पर यहाँ पे गलती हो रही है। इसे खींचने पर ये इसके ठीक बराबर तो नहीं हो रहा है, तो इसमें 0 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक भी सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती। अब ऐसी स्थिति में ऊपर वाला एक प्रश्न तो गलत हो रहा था, तो गलतियां होती रहती हैं। यहाँ पे एक भी सममित रेखाएं नहीं खींच सकते। आपको ये बाएं पक्ष इसके बराबर बिल्कुल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी खींचेंगे तो ऊपर नीचे वाला, इसके नीचे तो खाली है, इसके ऊपर खाली है, तो बराबर कहाँ है? ऐसे में क्या है, 0 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आगे के जो भी प्रश्न है आप उनको पढ़िए, ध्यान दीजिए, और भी प्रश्नों की श्रृंखला लगातार है। अगले किसी वीडियो में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हल के साथ लाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, और बस।